MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और अहम खबरें हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप इस समय कई देशों पर नजर गड़ा रहे हैं। आपको बताऊंगा रूस पर क्या कर रहे हैं, ईरान पर क्या कर रहे हैं, डेनमार्क पर क्या कर रहे हैं, और इसके बाद भारत को लेकर उनके मंत्री कैसे झूठ फैला रहे हैं। तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो तीसरे विश्व युद्ध को भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, और इधर हैं भारत, चाइना, रूस, ईरान और तमाम वो देश जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं। देखिए जरा। I'm the king. I have sold more Boeings than any human being on earth. Salesman in the history of Boeing. I would like to take this opportunity to send a message directly to the United States of America. You cannot annex another country, not even with an argument about international security. दर्शकों, दुनिया में इस समय डोनाल्ड ट्रंप बेहद खौफनाक हरकतें कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप ये देखिए, सर्वे सर्वा ट्रंप बनने चले थे, लेकिन अपने ही देश के लोग कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाइए जरा, अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है। अब दर्शकों, आप इधर देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। सुनवाता हूं आपको, सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, इसके इतर ये हैं डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री, और आपको बताएं, हावर्ड लुटनिक एक ऐसी बात कह रहे हैं जो दुनिया पचा नहीं पा रही, और जैसे ही उन्होंने भारत के बारे में टिप्पणी की, भारत की तरफ से तुरंत जवाब दिया गया है। सुनिए जरा, भारत ने कैसे ट्रंप के मंत्री के झूठ को बेनकाब कर दिया है। सुनवाता हूं आपको। Sheet the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay, he's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Prime Minister and President Trump, they have a friendly relationship and have always addressed each other with mutual respect as per diplomatic norms. सुन लिया आपने, भारत ने जवाब दिया है, और इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, दर्शकों, रूस को भड़का रहे हैं। लेकिन रूस ने कीव पर हमला कर दिया है। ये यूक्रेन की तस्वीर है। ये डोनाल्ड ट्रंप को संदेश है कि अगर
दुनिया को बताने के लिए आप युद्ध रोकने के दावे करेंगे और पीठ पीछे रूस के सैनिकों को पकड़ेंगे, तो फिर पुतिन भी जवाब देंगे। Да, я заснял. Да, наш дом. ये तो दर्शकों पुतिन का जवाब है, जो यूक्रेन के ऊपर, कीव में इमारत के ऊपर आपने देख लिया। लेकिन अब चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है ट्रंप से, यूएस से, अमेरिका से कि अगर यही चला, अगर आपने टैरिफ की बात की तो हम बारूद की बात करेंगे। उसकी तैयारी आपको दिखा रहा हूं। इधर तो रूस और चीन मिल गए, दक्षिण अफ्रीका के समंदर में देख रहे हैं आप, ये संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जा रहा है और ये ब्रिक्स देशों की डोनाल्ड ट्रंप को यानी अमेरिका को सीधी चेतावनी है। यानी अमेरिका और रूस मिल गए, डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। लेकिन ईरान में भी जबरदस्त विद्रोह हो गया है, दर्शकों देख रहे हैं आप, और दावा किया जा रहा है कि खामनेई का ट्रंप को सीधा संदेश है कि जो अमेरिका पीठ पीछे कर रहा है वो हरकत छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरी दुनिया को ट्रंप अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं, युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं, हिंसा, आगजनी और बारूदी जंग में देशों को धू धू कर जलते देखना चाहते हैं। ये सनक नहीं तो और क्या है। भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर, ईरान के खिलाफ गृह युद्ध की चिंगारी, रूस के खिलाफ समंदर में सिकंदर की जंग और अब चीन, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क, मैक्सिको जैसे देशों पर कंट्रोल करने की मंशा, विनाशक युद्ध की आहट है। Land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. ट्रंप जानते हैं युद्ध किसी भी मुल्क में हो फायदा अमेरिका का है, तेल किसी भी देश में हो कंट्रोल उनका होना चाहिए। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए अमेरिका फर्स्ट की नीति के बहाने पूरी दुनिया पर अपनी सनक थोपने की जिद विनाशकाली विपरीत बुद्धि जैसा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं दर्शकों, लेकिन मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप कैसे अलग अलग हरकतें कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दे पर। ये आप देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप है दर्शकों, कभी शोला तो कभी शब्द। ट्रंप का घमंड पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। दूसरी बार सत्ता में आते ही ट्रंप बारी बारी से हर देश से पंगा ले रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। खुद को असीमित शक्ति वाला नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ थोप करके और भारत और चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, मंशा जाहिर की। वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वो बेकाबू हो गए, देख रहे हैं ना आप इधर। उन्होंने ईरान, मैक्सिको और ग्रीनलैंड समेत कई देशों को धमकी दे दी। साथ ही अटलांटिक महासागर में रूसी तेल टैंक पर कब्जा कर लिया है। इसके फौरन बाद रूसी तेल खरीदने वाले देशों को धमकी दे डाली। अब ट्रंप भारत समेत कई देशों पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक बिल पेश किया है, जिसे ट्रंप अपनी एक्शन प्रेसिडेंट इमेज का हिस्सा बताते हैं। ट्रंप का यह घमंड अनस्टॉपेबल है, यानी रुकने वाला नहीं है।
और उसका अंत होगा दर्शकों, दुनिया में ही होगा। लेकिन ये ट्रंप के अलग अलग चेहरे दुनिया को बता रहे हैं कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। यानी वो सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और आज क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. और दर्शकों, बड़ी बात यह कि अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी उसमें यही संदेश छिपा है कि ट्रंप हर देश पर असीमित शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया दर्शकों। भारत को लेकर अमेरिका का झूठ अब पकड़ा गया है। ट्रेड डील पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ये हैं दर्शकों, हावर्ड लुटनिक ने कहा था, पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसीलिए डील नहीं हुई। लुटनिक के बयान को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। रणधीर जायसवाल ने कहा, लुटनिक का बयान सच नहीं है। 2025 से अब तक ट्रंप और मोदी के बीच 8 बार बात हो चुकी है और भारत अमेरिका ट्रेड डील के अंतिम मुहाने पर वो पहुंच गई है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी से उनकी बात कई बार हुई है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि वो किसी भी प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है। इधर ट्रंप और उनकी पूरी कैबिनेट की बौखलाहट पूरी दुनिया देख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आपको दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हरकत से वो हैरान हो गए। मैक्रो ने कहा, भारत किसी का भी दास बनने के लिए तैयार नहीं होगा, इस मुगालते में ना रहें। फ्रांस के राष्ट्रपति ये बातें अमेरिका के लिए बड़ा इशारा लग रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव के संकेत भी हैं। ट्रंप टैरिफ पर भारत के स्टैंड को ग्लोबल समर्थन का हिस्सा है। मैक्रो ने उसी ओर इशारा करने की कोशिश की है दर्शकों, और यही बड़ी बात है। अगर मैक्रो ये कह रहे हैं तो ट्रंप को समझना चाहिए कि दुनिया में उनकी इमेज को कैसे लिया जा रहा है। सुनिए इमैनुअल मैक्रो ने क्या कहा। Les États-Unis sont une puissance établie. अमेरिका एक स्थापित शक्ति है, लेकिन वह धीरे धीरे अपने कुछ सहयोगियों से दूर होता जा रहा है। इसलिए किसी भी देश के पिछलग्गू बनने से बचें और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी किसी एक महाशक्ति के हाथों में ना सौंपें। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत की विदेश नीति अत्यंत व्यवहारिक और दूरदर्शी साबित हुई है। भारत आज न किसी के पीछे चल रहा है, न किसी के खिलाफ खड़ा है। De certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. अब दर्शकों, इधर तो आपने सुना इमैनुअल मैक्रो, लेकिन इधर भारत से पंगा ले रहे हैं। भारत तो नहीं झुकेगा, लेकिन ईरान में अंदर खाने क्या हो रहा है दर्शकों, देख रहे हैं यहाँ पे। ये आप देखिए, ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान में आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। यानी ट्रंप ने पहले वेनेजुएला जलाया, क्या अब ईरान में भी ट्रंप ही आगजनी करवा रहे हैं? अब दर्शकों, दावा ये कि खामनेई के खिलाफ विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आ गए। पहले आपको दिखाता हूं कैसे विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है वो आगे बताऊंगा, सुनवाइए जरा। ये देखिए आप, लोग आ गए सड़कों पर और ईरान में खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा। क्या इसके पीछे CIA है? क्या इसके पीछे एजेंसीज हैं? क्योंकि इतनी संख्या में लोग एकाएक सड़कों पर कैसे आ गए, बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। दर्शकों, इधर आप देख रहे हैं विरोध की आग में ईरान जल रहा है। कई महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, गाड़ियों को आग लगा दिए। देखिए जरा, सुनवाइए कैसे वहां प्रदर्शन हो रहा है।
लेकिन दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है कि खामनेई इन सब के पीछे साजिश की ओर इशारा करते हैं। खामनेई ने क्या कहा वो सुनवाऊं, उससे पहले आपको बताता हूं ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन 100 शहरों में हो रहा है। 13 दिनों में करीब 45 लोगों की मौत हो चुकी है और ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। खामनेई ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को वार्निंग दी है। ईरान की सरकारी टीवी पर राष्ट्र को खामनेई ने संबोधित किया। दर्शकों, खामनेई ने कहा विदेशी एजेंट हिंसा को भड़का रहे हैं। देश की जनता से उन्होंने कहा ईरान अपनी सीमा जानता है, अगर कोई हमला करेगा तो उसे कीमत चुकानी होगी। इजराइल और अमेरिका बड़ी साजिश में लगे हुए हैं, यह खामनेई ने कहा। उनका सीधा सीधा संदेश यही था कि वो साजिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अमेरिका के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है। और खामनेई ने इशारों इशारों में रजा पहलवी पर भी निशाना साधा। दर्शकों, कहा ईरान के कुछ लोग अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं। रजा पहलवी कौन है दर्शकों, आपको बताएं। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद के बेटे हैं। अभी निर्वासित होकर वो अमेरिका में रह रहे हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद वो सत्ता से हटे और ईरान की हिंसा में रजा पहलवी के नाम के नारे भी लगे। दावा यह कि ट्रंप से रजा की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप ने कड़ी सजा की धमकी दी, वो कुछ एक्शन लेंगे? क्योंकि एक इंटरव्यू में रजा पहलवी की उन्होंने तारीफ भी की थी। इसी के बाद खामनेई ने रजा को देश का गद्दार कहा। ट्रंप ने खामनेई को कड़ी सजा देने की बात कही। साथ ही ट्रंप ने कहा खामनेई देश छोड़कर भागने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, ट्रंप कह रहे हैं कि खामनेई देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन आज वो आए टीवी पर और उन्होंने ईरान की जनता को संबोधित किया, दुनिया को संदेश दिया। सुनवाता हूं आपको। जंग 12 روزه هزار و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم. پس اعتراف کرد، دستش به خون ایرانیا آموده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکرده هم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن. سرد آشغال آتیش میزنن برای که او خوشش بیاد. همه بدونن جمهوری اسلامی. अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, जो तस्वीर अभी तक आप ईरान की देख रहे हैं, क्या वो ट्रेलर है? क्या इसके पीछे CIA है? क्या मोसाद है? जैसा खामनेई इशारा कर रहे हैं, देखिए जरा, वहां पर आगजनी हो रही है। हर इलाके में लोग सड़कों पर आ गए। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है कि जो बाहरी लोग हैं उन पर खामनेई तैयारी कर रहे हैं एक्शन की। और देखिए जरा, फायरिंग होने लगी है। सुनवाइए, फायरिंग वहां पर हो रही है। 18 دی گوهردشت میزنن. 18 دی گوهردشت میزنن. 18 دی گوهردشت میزنن. 18 دی. अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? क्या इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है? क्योंकि अगर है तो फिर ये लोग, देखिए जरा, ये तस्वीर आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। ये देखिए आप, ये IGRC का कमांडो है और इसे घेर लिया है दर्शक।
और इसको कैसे पीटा है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने, दिखाइए जरा। दर्शकों, यहां पर जो तस्वीर आ रही है नजर, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ईरान में तख्ता पलट इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि खामनेई भी पूरी तैयारी से जुट गए हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, समझिए इसे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तख्ता पलट नहीं करा पाएंगे, हमें ऐसा लगता है। दावा है कि अमेरिकी एजेंसी CIA की रिपोर्ट में भी इसी बात का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया कि खामनेई सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें इतनी ऊर्जा है ही नहीं, इसीलिए तख्ता पलट फिलहाल ईरान में संभव नहीं है। यह भी दावा किया रिपोर्ट में दर्शकों, ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है, इसलिए ट्रंप ने रजा पहलवी से मुलाकात की है और जो मुलाकात की तैयारी थी अब वो कैंसिल हो गई है। यानी ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी एक तरफ मोसाद एक्टिव है, CIA और मोसाद के 10 से ज्यादा एजेंट गिरफ्तार भी कर लिए हैं। और खामनेई ने तो एक बड़ा दावा कर दिया है, देश के 9 करोड़ लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा सिर्फ साजिश करने वाले कुछ लोग देश में विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों का ईरान की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वे लोग अमेरिका को खुश करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला जैसा जो प्लान बनाया, क्या वो फेल हो गया है? एक्सपर्ट से हमने बात की, कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ब्लेम करना कि यस US ने किया होगा, मोसाद ने किया होगा, इजराइल ने किया होगा, कुछ हद तक ठीक है, कर सकता है, लेकिन अपने आप में यह समझना कि समाज के सभी वर्गों के पीछे US और इजराइल होगा, तो ये शायद अपने आप में चैलेंजिंग है। ट्रिगर किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, बट अपने आप में आवाम जब तक मिलती नहीं है, कन्विंस नहीं होती, महंगाई से तकलीफ में नहीं आती, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर चली जाती है जब बात, तो आवाम अपने आप आती है। 1979 के बाद से अब तक उनको जो तकलीफें हैं सिर्फ बढ़ती हुई दिख रही हैं, इकोनॉमिकली गिरते हुए चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि उसको फिर रोक पाना मुश्किल है। अब सबसे पहला झटका लगा डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में दर्शकों, क्योंकि ईरान में वो जो चाहते थे वो हो नहीं पा रहा है। दूसरा झटका उन्हें दिया है पुतिन ने। दर्शकों, आपको पता है ट्रंप की दादागिरी की वजह से पुतिन गुस्से में आ गए। पुतिन को लग रहा है जो आप दुनिया के साथ कर रहे हैं वो रूस और भारत के साथ नहीं कर सकते, और इसलिए पुतिन ने अपनी टॉर्पीडो तैयार कर दी है और यूक्रेन पर हमला करके ट्रंप को एक उदाहरण दिया है दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, यूक्रेन का एक शहर है लवीव, देख रहे हैं आप, रूसी मिसाइल से वहां अटैक हुआ है। देखिए आप जरा, दिखाइए फुल फ्रेम से कैसे अटैक किया गया है। ये आप देखिए, ये अटैक एक तरफ कीव पे हमला हुआ, दूसरी तरफ लवीव पे हमला किया गया। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं ये सब क्यों हो रहा है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूस के टैंकर पर कब्जा किया और इसी वजह से पुतिन गुस्से में आ गए। उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दर्शकों, पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उदाहरण दिया, इशारा किया, और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो टैंकर पकड़ा था वहां पर रूसी नागरिक थे, दावा किया जा रहा है उन्हें अमेरिका ने रिहा कर दिया है। ये जो कब्जा किया था टैंकर पर, अब डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ जोड़कर वापस कर दिया है रूस के नागरिकों को। इसका मतलब यही है दर्शकों, दुनिया भर में यह बात की जा रही है क्या पुतिन के पावर से डोनाल्ड ट्रंप डर गए, क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आई, जो खबर सामने आई, वो तो यही इशारा करती है। रूस ने अमेरिका को मनमानी रोकने की सलाह दी है दर्शकों। अमेरिका ने जहां एक तरफ
रूस के टैंकर पर कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका को रूस ने नियम के दायरे में रहने के लिए कहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने समुद्री रास्ते को लेकर यह बात कही है। समुद्र में अमेरिका के अवैध एक्शन से पुतिन यानी रूस नाराज हो गए। आपको बता दें, मैरिनेरा जो आप देख रहे हैं, टैंकर जैसे जहाजों को निशाना ना बनाने की बात कही है। रूस की इस चेतावनी का असर अब दिखने भी लगा है। अमेरिका ने रूसी टैंकर से 2 रूसी नागरिकों को रिहा कर दिया है। खबर यह है, इससे पहले अमेरिका ने टैंकर को लेकर बड़ा बयान दिया था। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का डोनाल्ड ट्रंप और यूएस ने आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि चालक दल को अमेरिकी कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन पुतिन के पावर के आगे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। रिहाई के फैसले का रूस ने स्वागत किया है। रूस ने कहा उसे अमेरिका से यही उम्मीद थी और अब इसी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन पुतिन ने जैसे एक्शन लिया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत, ईरान और पुतिन जैसे एक्शन ले रहे हैं वैसे ही सभी देशों को एक्शन लेना चाहिए? हमने एक्सपर्ट से सवाल किया है, सुनिए जरा। रशिया का जो टैंकर, कहने को रशिया का जो टैंकर अटलांटिक ओशन के अंदर मैरिनेरा, उसके ऊपर अमेरिका की फोर्सेस ने जाके कैप्चर कर लिया। यानी अमेरिका ने सीधी आंखें दिखा दी है कि वो दुनिया की इकलौती ताकत है। इसके तुरंत बाद रशिया ने अपनी पूरी की पूरी सबमरीन्स, उनका टारगेट अटलांटिक ओशन कर दिया। रशिया ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि उसकी शिप को जो उसने कैप्चर की उसको तुरंत छोड़े, उसके ऊपर जो रशियंस है उनका देखरेख ठीक से हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, बर्ताव हो, उसके साथ साथ नेवी को मूव करना। या तो ये युद्ध अब अटलांटिक ओशन की गहराइयों में होगा और उसके तुरंत बाद आज सुबह 6 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो सबसे बेस्ट है रशिया की, और उनका लवीव के ऊपर पोलैंड से मात्र 80 किलोमीटर पर अटैक करना इस बात को दर्शाता है कि ललकार तो रूस ने भी दे दी है। लेकिन दर्शकों, आप ये समझिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आते जा रहे हैं हर मसले पर, तो अब उनके निशाने पर कौन रहेगा? उनके निशाने पर है दर्शकों ग्रीनलैंड, और इसको लेकर वो रूस और चीन को भी चेतावनी दे चुके हैं। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत, फिर ईरान, फिर रूस, सबसे मुंह की खाई। तो अब डेनमार्क ने क्या कहा है दर्शकों? डेनमार्क ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोचा है आपने, तो पहले हम गोली मारेंगे, उसके बाद बात करेंगे दर्शकों। यानी डेनमार्क ने अपनी पूरी सेना तैयार कर ली है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। लेकिन दर्शकों, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने, डेनमार्क ने कहा कि हम गोली मारेंगे तो मैक्सिको पर नजर गड़ा लें, और अब दावा किया जा रहा है जैसा वेनेजुएला में किया था अब वैसा ही वो मैक्सिको में करने वाले हैं। वहां के ड्रग कार्टेल पर स्ट्राइक की धमकी दी है उन्होंने। La Universidad del Ejército, Fuerza Aérea. अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप इस समय फंस गए। ईरान में कुछ हो नहीं पा रहा। भारत उनसे बार बार कह चुका है कि आपके आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। अब डेनमार्क ने भी कह दिया कि बात बाद में होगी, पहले गोली मारेंगे। ट्रंप के फैसले की वजह से अमेरिका की किरकिरी हो रही है, और पहले टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनक दिखाई। अब ईरान, वेनेजुएला, डेनमार्क और मैक्सिको उनके निशाने पर है। ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए बहुत जरूरी बताते हैं, लेकिन ट्रंप को इन देशों से करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने बड़ी वार्निंग दी। कहा, कोई भी देश हमला करने से पहले 100 बार सोच ले। हमला करने वाले को हम पहले गोली मारेंगे, फिर उनसे आगे की बात करेंगे। डेनमार्क में हमला करने वालों को तुरंत जवाब देने का आदेश दिया है। और इधर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉन ने भी
ट्रंप को अड़काया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका कहीं का मालिक नहीं है, मैक्सिको आंतरिक और उनके मामलों में अगर हस्तक्षेप करेगा तो फिर जवाब देगा। ट्रंप के मुताबिक मैक्सिको को भी ड्रग तस्करी में शामिल किया है अमेरिका ने। दावा है कि मैक्सिको में बड़ी कार्रवाई के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में ड्रग तस्करों के बहाने एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। लेकिन सभी देश अब ट्रंप को टक्कर देने के लिए तैयार दिख रहे हैं क्योंकि रूस और चीन साथ आ गए हैं। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शकों, दुनिया में अगर सारे देश एकजुट होंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के ये जो सनकी फैसले हैं इन पर लगाम लग जाएगी? सुनिए एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं। डेनमार्क की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर हमला किया तो फिर 1952 का वही रूल लागू होगा, यानी कि हमारे सोल्जर्स पहले गोली चलाएंगे बाद में बात करेंगे। ये भी कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर नेटो खत्म हो जाएगा क्योंकि नेटो का एक मेंबर दूसरे मेंबर पे हमला नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ मेक्सिको ने भी कहा है। मेक्सिको की तरफ से कहा गया है कि हमने अमेरिका के कहने पर अपने ड्रग कार्टेल्स के ऊपर कार्रवाई भी की, हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भी लिया, लेकिन हम अमेरिका के ट्रूप्स को मेक्सिको में आके ड्रग कार्टेल्स के ऊपर आक्रमण नहीं करने देंगे। यानी कि डेनमार्क और मेक्सिको दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया है। लेकिन दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि इन सब में पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में आपको बताऊं थाली का बैंगन है, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? माहौल जब इधर उधर हुआ तो मुनीर भी टेंशन में आ गया। शहबाज और मुनीर ने ट्रंप के सामने अपने रक्षा मंत्री को आगे कर दिया है। आपको बता रहा हूं दर्शकों में। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, दुनिया भर में इस समय हंगामा मचा हुआ है। अब आ जाइए देश में आज जबरदस्त बवाल हुआ है दर्शकों, दिल्ली से बंगाल तक। देख रहे हैं आप, ममता बनर्जी ने आज ईडी की कार्रवाई को लेकर बंगाल में भी प्रदर्शन किया और टीएमसी के सांसद आज दिल्ली भी आए। तस्वीर दिखाता हूं। पहली तस्वीर ममता बनर्जी की, देख रहे हैं आप, ममता बनर्जी के नेता अब सड़कों पर आ गए हैं और अब लड़ाई आर पार की लग रही है। लेकिन दर्शकों, जांच एजेंसी तो सरकार की, तो आज अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गृह मंत्रालय के सामने ये टीएमसी के सांसद पहुंचे। दिखाइए फुल फ्रेम, ये कीर्ति आजाद है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज टीएमसी के सांसदों को प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने रोका और इस दौरान महुआ मोइत्रा को पुलिस उठाकर ले गई, डेरेक ओब्रायन को भी उठाकर ले गई। सुनवाइए जरा। जो भी करते इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी पुलिस लेके जा रही है, हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य जो भी करते इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी पुलिस लेके जा रही है। ये देखिए, ये टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और आज इनके साथ क्या हुआ जरा ये भी दिखाता हूँ। दिखाइए जरा। You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Shut, Governor. Governor. No. Don't intervention. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. दर्शकों, बंगाल में अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हवा अभी से बनने लगी है। क्या ममता बनर्जी ये सब चुनावों के लिए कर रही हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसीज पर सवाल उठा रही हैं? रिपोर्ट दिखाता हूं। बंगाल में अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। ममता को ईडी के छापे में जीवनदान नजर आ रहा है। उसे लग रहा है कि अब इसी के सहारे बंगाल में नैया पार हो जाएगी। तो वहीं बीजेपी को ममता की बौखलाहट में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।
बीजेपी को लगने लगा ममता की खिसियाहट उनमें हार के डर का संकेत है। सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस का पास पिटीशन देकर कर सकता है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया, वो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। तो सवाल ये, क्या कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन से ममता की नैया पार होगी? क्या ममता की चुनौती से ईडी या केंद्र सरकार डर जाएगी? जानकार मानते हैं अभी तो ये शुरुआत है, असली लड़ाई तो आगे होगी, क्योंकि मामला कोर्ट में है। ऐसे में ममता को डबल मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई ममता के लिए कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि इस लड़ाई में कांग्रेस और लेफ्ट भले ही बीजेपी के साथ ना हो, लेकिन वो ममता के खिलाफ जरूर हैं और उन पर हमले भी खूब कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठा जा सकते, चलो उठाओ। लेकिन दर्शकों, देखा आपने, ईडी जांच करने क्या पहुंची, ममता बनर्जी सड़कों पर आ गई हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ कुर्सी के लिए किया जा रहा है? क्या ये सब कुछ सत्ता के लिए किया जा रहा है? आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। आज कोलकाता से दिल्ली तक भारी बवाल हुआ दर्शकों। कोलकाता में ममता बनर्जी ने, देख रहे हैं आप, सड़कों पर आ गई। वहीं दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने आज प्रदर्शन किया। टीएमसी ने आज गृह मंत्रालय के सामने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी सांसदों को हिरासत में लिया है। 2 घंटे की हिरासत के बाद सभी सांसदों को छोड़ दिया गया। लेकिन कोलकाता में ममता बनर्जी का हमला ज्यादा तीखा था। उन्होंने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह घोटाला करते हैं, ममता ने कहा। कहने लगी शाह कोयला घोटाले में शामिल हैं। शाह के खिलाफ उनके पास एक पेन ड्राइव है और दिल्ली में बीजेपी नेताओं तक पैसे पहुंचते हैं। जरूरत पड़ी तो इसे सबूत के तौर पर मैं पेश करूंगा। घोटाले का पैसा शुवेंदु के जरिए अमित शाह को भेजा गया, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाए दर्शकों। लेकिन ममता बनर्जी ने इधर आरोप लगाए और उधर जवाब दिया है। कैसे आज बीजेपी के तमाम नेता सामने आए, दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, ममता संवैधानिक पद पर है, मोहन यादव ने कहा, और वो मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार नहीं कर रही हैं। एक मुख्यमंत्री से जांच में अपेक्षा की उम्मीद है, सहयोग की उम्मीद है। उन्हें ईडी जैसी संस्थाओं की जांच में सहयोग करना चाहिए। इधर हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में आए। ममता ने सारी हदें पार कर दी हैं। मुख्यमंत्री खुद अपराध स्थल पर पहुंच गई। उन्होंने ईडी के हाथ से जबरदस्ती फाइल छीनी है। गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। ममता ने देश की न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। बंगाल में जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री ने कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। ममता ने एक प्राइवेट व्यक्ति के घर में घुसकर दखल दिया है। उनका आचरण अमर्यादित और असंवैधानिक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार करता है। और जैसे ही यह हमला बोला गया, ममता बनर्जी तिलमिला गई। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম मिनिस्टर। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ममता बनर्जी तो आरोप लगा रही है, लेकिन इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सुनवाता हूं आपको। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी और इस प्रकार के केंद्र सरकार के विभागों के साथ सहयोग करने की अपेक्षा होती है। हम शपथ भी इसी बात के लिए लेते हैं। सत्ता के राज्य के मुख्यमंत्री के नाते से उनका यह कार्य तो कतई उचित नहीं माना जाएगा। दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस का पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहां तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहां दिल्ली पुलिस है, तो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की क्रिमिनल हिस्टेरिया ने
पश्चिम बंगाल को अपराध, अराजकता और उद्दंडता की प्रयोगशाला बना दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में आ जाए तो निश्चित तौर से इस बात का लोगों को एहसास हो चुका है कि आपका जो जिसे आप गढ़ कहती थी वो आप गड्ढे में जा चुका है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इसके जवाब में बीजेपी प्रदर्शन करने आ गई है सड़कों पर। दिखाता हूं मैं आज, देखिए आप ये कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुनवाइए जरा एम्बियंस। सरकार का पुतला जलाया तो इधर बीजेपी के तमाम नेता आ गए। देर शाम बीजेपी ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। सुनवाइए। लेकिन दर्शकों, क्या इस केस को लेकर ममता बनर्जी अब फंस चुकी हैं? जो उन्होंने कदम उठाया, फाइल लेकर पहुंची, क्या उससे फंस गई हैं? आइए जरा आपको दिखाता हूं। भ्रष्टाचार का यह मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने इसे 14 जनवरी तक टाल दिया है। दर्शकों, बड़ी बात क्या, भारी भीड़ और हंगामे की वजह से सुनवाई टल गई है। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई है। कोलकाता की पुलिस ने ईडी के खिलाफ 1 एफआईआर दर्ज की। ममता के इशारे पर आईपैक के प्रतीक जैन ने भी एफआईआर करा दी। इधर ममता की दखलंदाजी के बाद ईडी भी हाईकोर्ट चली गई है। ईडी ने ममता बनर्जी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। पहला क्या, जांच प्रक्रिया में बाधा डाली है। दूसरा, दस्तावेज को जबरदस्ती ले गई है, जो आपको हरी कलर की फाइल दिख रही है। संदिग्धों को जांच में सहयोग से रोक रही है। ईडी का कहना है कि यह बड़ा घोटाले का मामला है, जिसका सीधा कनेक्शन हवाला से जुड़ा हुआ है। हवाला के जरिए कोल स्कैम का पैसा आईपैक में लगा है। कुछ लोगों ने पद का गलत इस्तेमाल कर यह घोटाला किया है। इसी सिलसिले में 10 जगह पर छापेमारी चल रही है, जिसमें 6 ठिकाने बंगाल में थे और 4 बाहर थे। इस मामले में 2020 में एफआईआर हुई थी और उसके बाद से ममता बनर्जी निशाने पर आ गई। सुनिए जरा नेताओं ने क्या कहा। ममता बनर्जी का व्यवहार मॉडर्न जिन्ना की तरह, उनका खेलाओ की सोच जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जो लोगों को उकसा रही है और बंगाल के अंदर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अशोभनीय व्यवहार उनका है। ममता बनर्जी बड़े बहादुर सच टाइग्रेस। लेकिन अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, चलो इस बार एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठा जा सकते चलो उठाओ, और तो कुछ नहीं। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री के घर में एक पूरा बैग पैसे का मिला, उसके लिए कुछ नहीं, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ममता दीदी के आईपैक के यहाँ कल रेड करवाई। ये कौन सा न्याय है? ये एक नया लो है कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर या विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप में दम है तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़िए और जीतने की कोशिश करिए। आप बजाय ये करने के आप विपक्षी सांसदों को, विपक्षी मंत्रियों को, विपक्षी राज्य सरकारों को डराते धमकाते हैं, ईडी भेजते हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आपने देखा, हाल ही में मस्जिद पर बुलडोजर की अफवाह फैलाई, पत्थरबाजी हुई, उसके कई कनेक्शन सामने आए, लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दर्शकों, उसमें पाकिस्तान तिल मिला रहा है। आप सोचिए जरा, मस्जिद पर बुलडोजर चलाई नहीं, अफवाह फैली, पत्थरबाजी हुई और अब पाकिस्तान तक बात चली गई। क्या कोई साजिश है? आइए जरा आपको बताता हूं। पहले आप ये देख रहे हैं, फैज़े इलाही मस्जिद है, कहीं बुलडोजर नहीं चला है। पाकिस्तान को न जाने कौन सा और कहां पर यह बुलडोजर दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। दर्शकों, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आज जुमे को लेकर सिक्योरिटी थी वहां पर और तुर्कमान गेट के पास ड्रोन से निगरानी की गई, क्योंकि कई छतों से पत्थर बरसाए थे, इसलिए अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। देख रहे हैं ना। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, चर्चा किस बात को लेकर हो रही है। यह है दर्शकों, मस्जिद की अफवाह थी कि बुलडोजर चल रहा है और उस पर पत्थरबाजी हुई, इसकी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। तेरी कसम, वो भाग वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। लेकिन दर्शकों, आज पाकिस्तान ने जब सवाल उठाया तो भारत ने करारा जवाब दिया है। पहले आपको भारत का जवाब सुनवाते हैं, सुनिए जरा। I did not elaborate or
to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. सुना दर्शकों आप, और इधर आप देख रहे हैं, इधर संभल में लगातार कार्रवाई हो रही है। यानी पाकिस्तान को भारत में अतिक्रमण की कार्रवाई अच्छी नहीं लग रही और पाकिस्तान इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता रहा है, जो एक झूठा आरोप है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इसके पीछे साजिश है। ये देखिए, ये साजिशकर्ता अब एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं। यानी पहले माहौल खराब करेंगे और उसके बाद इनकी चर्चा पाकिस्तान में होगी दर्शकों। लेकिन सवाल ये कि आखिर इनके पीछे कौन है। इधर आपको बताता हूं दर्शकों, आज जुमा था, हमारे सहयोगी पहुंचे, मस्जिद भी दिखा देते हैं वहां पर क्या इंतजाम है। सुनिए जरा, जतिन की रिपोर्ट सुनवाई है। मेरे पीछे जो आप फैजलाई मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद कमेटी के लोग ही नमाज अदा कर पाएंगे। आसपास के जो घर है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों के आसपास की मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे, फैजलाई मस्जिद में आए। इसको लेकर लोगों को जो एडवाइस है वो दिया गया है और आप देख रहे हैं कि तमाम पूरा जो इलाका है वो बैरिकेड किया गया है। अब दर्शकों आप सोचिए जरा, मस्जिद पर बुलडोजर तो चला नहीं, तो ये पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। हाईकोर्ट के आदेश पर फैज़े इलाही मस्जिद के पास एक्शन हुआ। दर्शकों देख रहे हैं, दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान मस्जिद पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मस्जिद पर कार्रवाई के नाम पर लोगों को भड़काया गया। तुर्कमान गेट के पास मुस्लिम युवाओं ने पत्थरबाजी की दर्शकों, और दिल्ली को फिर से हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई। और दिल्ली में मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन पर अब पाकिस्तान आपत्ति जता रहा है। बताइए जरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हैं जो खड़े हुए शहबाज के बगल में, इनका नाम है अंद्राबी, और मस्जिद एक्शन ठीक नहीं है। फैज़े इलाही मस्जिद पर ये कह रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों पर अटैक किया जा रहा है, ये पाकिस्तान कह रहा है। इस मामले में आरएसएस है। बताइए जरा, पाक ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा उठा दिया और आंतरिक मामलों में दखल देने पर भारत ने लताड़ लगाई। भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। दर्शकों, भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान को नसीहत देते हुए जो लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं उन्हें पहले अपने रिकॉर्ड देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। और मैं अगर सीधा कहूं तो वहां हिंदुओं के हालात क्या है दर्शकों, मैं जरा बताता हूं आपको, और पाकिस्तान को भी सुन लेना चाहिए कि पाकिस्तान क्या करता है वहां। दर्शकों, साल था 1947, वहां हिंदुओं की संख्या कितनी थी? हिंदू सिख जैन 14.2%, और आज जब 2025 में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर मात्र 1.5% के आसपास हिंदू रह गए। सोचिए। और बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान 1947 में 428 मंदिर थे, हमारे कई शक्तिपीठ भी वहां चले गए, लेकिन आज 2025 में 20 से 22 मंदिर हैं। वहां मंदिरों को तोड़ा गया, पुजारियों को मारा गया। यह पाकिस्तान हमें सिखाएगा। 1947 में 171 से ज्यादा सिख गुरुद्वारे थे और आज 50 से कम सिख गुरुद्वारे मौजूद हैं। यह पाकिस्तान हमें सिखा रहा है अल्पसंख्यकों के बारे में। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, यह सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मस्जिद पर बुलडोजर चला, पाकिस्तान झूठ पर अपनी रोटियां सेक रहा है। सुनिए जरा। Historical heritage and continues to serve as a central place of worship and community life. So the demolition drive is not an isolated incident. Rather, it reflects I should say, a very systemic and deliberate campaign by the RSS-BJP nexus to target and undermine and erase the Muslim heritage across India. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, यानी साजिश से पर्दा उठा दिया। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पूरी स्थिति को बदला वहां पर। ये है वो तस्वीर, देख लीजिए। इसका नाम है खालिद मलिक, इसका नाम है सईद उमर अली, ये है एमन रिजवी और सलमान खान। इन लोगों ने बाकायदा भड़काया और फिर इन लोगों ने ही पत्थरबाजी के लिए लोगों को वहां इकट्ठा किया और फिर माहौल को बिगाड़ा। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसा एक्शन इन पर होगा। तुर्कमान गेट के पास हिंसा मामले में अब एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक 13 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। आज इमरान नाम के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है।
पुलिस के रडार पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। दिल्ली पुलिस ने कुल 10 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार की है। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट दिल्ली पुलिस ने तैयार की है। 4 इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले, व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो मैसेज से अफवाह फैलाई और पुलिस ने चारों इन्फ्लुएंसर्स को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा। खालिद मलिक, सैयद उमैर अली, एमन रिजवी और यूट्यूबर सलमान खान से पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बताएं, पुलिस अफवाह फैलाने वालों की भी पहचान कर रही है। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और इस मामले को लेकर आज ये यूट्यूबर अपनी सफाई दे रहे हैं। तो आज हमने मुसलमानों से भी बात की, जुमे की नमाज के बाद क्या कहा, दोनों को सुनवाते हैं। मेरी वीडियो देखिए, मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? सर ऐसा अगर कहीं पर झगड़ाबाजी हो जाती है तो कुछ तो असर पड़ता ही है इसका। ठीक है। क्या लगता है भारी लोग आए थे? हाँ, बाहर के लोग थे, पक्का 100%। यहाँ के लोग ऐसे नहीं है। ये सब गलत बात है कि मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद वहीं के वहीं है, जाती ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रशासन से कोई बात नहीं हुई अभी। हम तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये खुल जाए, परेशान है पब्लिक। जुमे की नमाज कैसे अदा होगी? बस अगर इजाज़त दे देंगे तो चले जाएंगे वहीं नमाज पढ़ने। मस्जिद चाहते हैं फैज़? जी बिल्कुल जाना चाहते हैं। मस्जिद को तोड़ने की बात ही नहीं हुई। मस्जिद तोड़ने की बात ही नहीं। जो साइड में जगह है उसकी बारात घर की जगह, जो ग्राउंड पड़ा हुआ है वो जगह थी, और एक जो क्लिनिक बना हुआ है हमारा वो क्लिनिक था, उसको तोड़ने की बात थी। अब दर्शकों, इस मामले में पुलिस ने कैसे एक्शन लिया है, अभी तक क्या आगे की तैयारी है, सुनवाता हूँ आपको। हर फ्राइडे हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है, उसको थोड़ा सा बिकॉज एक इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स हमने लगाया। बट हमारा साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फैज़ इलाही मस्जिद में भी आज जुमा का जो नमाज़ें हो रहे हैं, 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को। तो वी हैव आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने लव जिहादी डॉक्टर पर बड़ा एक्शन लिया है। आइए आपको बताते हैं योगी फोर्स ने कैसा एक्शन लिया। ये आप देखिए, डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है जो KGMU में था और लव जिहाद की पूरी पाठशाला चला रहा था, पूरी क्लास चला रहा था। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। लव जिहाद को लेकर KGMU में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, सुनवाइए जरा प्रदर्शन कैसा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या, अभी तक जो आपने तस्वीर देखी वो तो विरोध की थी, लेकिन ये डॉक्टर रमीज भाग रहा था और खबर ये है कि ये सरेंडर करने आया, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। आपको बताता हूं दर्शकों कैसे पकड़ा। KGMU में लव जिहादी डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने 50,000 के इनामी डॉक्टर रमीज को पकड़ लिया है। डॉक्टर रमीज कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश में था, उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने उसे दबोच लिया। आपको बताऊं मैं, डॉक्टर रमीज करीब 15 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था और रमीज पर एक महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए। रमीज ने महिला डॉक्टर के साथ दोस्ती की, महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जबकि डॉक्टर रमीज पहले से शादीशुदा है। जब महिला डॉक्टर ने रमीज से शादी की बात कही तो रमीज ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। परेशान महिला डॉक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की। मामला सामने आया और सामने आने के बाद KGMU ने डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित महिला डॉक्टर की शिकायत पर FIR भी दर्ज की है। पुलिस लगातार रमीज की तलाश कर रही थी। रमीज के उत्तराखंड वाले घर पर भी पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। योगी की पुलिस यूपी से उत्तराखंड तक इसकी तलाश कर रही थी। आज लखनऊ में सरेंडर से पहले रमीज को योगी फोर्स ने धर दबोचा। कैसे डॉक्टर रमीज को पकड़ा है, सुनवाता हूं आपको। KGMU की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसकी शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का
दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ। इस मामले को लेकर आज अपर्णा यादव भी सामने आई और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। सुनवाता हूं आपको। उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है? इस पे मुझे जवाब चाहिए। 15 दिन के अंदर पहले उसको सस्पेंड, उसको कैंपस में घुसना बंद और आज बर्खास्तगी का निर्णय होकर फाइनल हो गया। अब जो भी कार्रवाई करनी है पुलिस को करनी है, हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर कैंपस में किसका मन होगा जब कहेगा घुस के चला आएगा तो पहली बात तो मरीजों का हित बाधित होगा, इलाज बाधित होगा और डॉक्टर्स और सब लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और तीसरा, अगर ऐसी स्थिति में कोई कंफ्रंटेशन होता है, क्योंकि यहाँ के हमारे शिक्षकों ने और इन सबों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो 20-50 थे तो हम लोग दौड़ा के कुछ भी करते, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब दर्शकों मैं आपको एक और खबर बताता हूं। बिहार में चुनाव हो गया, आरजेडी की हार हो गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव की मुश्किल कम नहीं हो रही है। लालू और उनका परिवार क्या अब जेल जाएगा? दर्शकों आज बताता हूं लालू परिवार की मुश्किल कैसे बढ़ी है। तस्वीर दिखाइए। लालू यादव और उनके परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और आज सभी दिल्ली में पेश हुए कोर्ट में। आपको बताएं लालू और उनके साथ पूरा परिवार, तो दिखाइए जरा तस्वीर। लालू परिवार पर केस चलेगा। ये आज की तस्वीर दिखा रहा हूं। मीसा भारती, तेज प्रताप यादव आपको नजर आ रहे हैं। ये आज पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट में और इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी वहां पर पेश हुए हैं। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, ये मामला काफी गंभीर था। ये बिहार के चुनावों में भी मामला उठा, लेकिन अब लालू इकट्ठा किया और फिर माहौल को बिगाड़ा। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसा एक्शन इन पर होगा। तुर्कमान गेट के पास हिंसा मामले में अब एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक 13 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। आज इमरान नाम के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस के रडार पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। दिल्ली पुलिस ने कुल 10 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार की है। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट दिल्ली पुलिस ने तैयार की है। 4 इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले, व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो मैसेज से अफवाह फैलाई और पुलिस ने चारों इन्फ्लुएंसर्स को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा। खालिद मलिक, सैयद उमैर अली, एमन रिजवी और यूट्यूबर सलमान खान से पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बताएं पुलिस अफवाह फैलाने वालों की भी पहचान कर रही है। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और इस मामले को लेकर आज ये यूट्यूबर अपनी सफाई दे रहे हैं। तो आज हमने मुसलमानों से भी बात की, जुमे की नमाज के बाद क्या कहा, दोनों को सुनवाते हैं। मेरी वीडियो देखिए, मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? सर ऐसा अगर कहीं पर झगड़ाबाजी हो जाती है तो कुछ तो असर पड़ता ही है इसका। ठीक है। क्या लगता है भारी लोग आए थे? हाँ बाहर के लोग थे, पक्का 100%। यहाँ के लोग ऐसे नहीं है। ये सब गलत बात है कि मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद वहीं के वहीं है जाती, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रशासन से कोई बात नहीं हुई अभी। हम तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये खुल जाए, परेशान है पब्लिक। जुमे की नमाज कैसे अदा होगी? बस अगर इजाज़त दे देंगे तो चले जाएंगे वहीं नमाज पढ़ने। मस्जिद चाहते हैं फैज़? जी बिल्कुल जाना चाहते हैं। मस्जिद को तोड़ने की बात ही नहीं हुई। मस्जिद तोड़ने की बात ही नहीं। जो साइड में जगह है उसकी बारात घर की जगह, जो ग्राउंड पड़ा हुआ है वो जगह थी और एक जो क्लिनिक बना हुआ है हमारा वो क्लिनिक था, उसको तोड़ने की बात थी। अब दर्शकों इस मामले में पुलिस ने कैसे एक्शन लिया है, अभी तक क्या आगे की तैयारी है, सुनवाता हूं आपको।
हर फ्राइडे हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है, उसको थोड़ा सा बिकॉज एक इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स हमने लगाया, बट हमारा साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फैज़ इलाही मस्जिद में भी आज जुमा का जो नमाज़ें हो रहे हैं, 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को, तो वी हैव आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने लव जिहादी डॉक्टर पर बड़ा एक्शन लिया है। आइए आपको बताते हैं योगी फोर्स ने कैसा एक्शन लिया। ये आप देखें, डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है जो केजीएमयू में था और लव जिहाद की पूरी पाठशाला चला रहा था, पूरी क्लास चला रहा था। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। लव जिहाद को लेकर केजीएमयू में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, सुनवाइए जरा प्रदर्शन कैसा। अब दर्शकों बड़ी बात क्या, अभी तक जो आपने तस्वीर देखी वो तो विरोध की थी, लेकिन ये डॉक्टर रमीज भाग रहा था और खबर ये है कि ये सरेंडर करने आया, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। आपको बताता हूं दर्शकों कैसे पकड़ा। केजीएमयू में लव जिहादी डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने 50,000 के इनामी डॉक्टर रमीज को पकड़ लिया है। डॉक्टर रमीज कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश में था, उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने उसे दबोच लिया। आपको बताऊं मैं, डॉक्टर रमीज करीब 15 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था और रमीज पर एक महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए। रमीज ने महिला डॉक्टर के साथ दोस्ती की, महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जबकि डॉक्टर रमीज पहले से शादीशुदा है। जब महिला डॉक्टर ने रमीज से शादी की बात कही तो रमीज ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। परेशान महिला डॉक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की। मामला सामने आया और सामने आने के बाद केजीएमयू ने डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित महिला डॉक्टर की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस लगातार रमीज की तलाश कर रही थी। रमीज के उत्तराखंड वाले घर पर भी पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। योगी की पुलिस यूपी से उत्तराखंड तक इसकी तलाश कर रही थी। आज लखनऊ में सरेंडर से पहले रमीज को योगी फोर्स ने धर दबोचा। कैसे डॉक्टर रमीज को पकड़ा है सुनवाता हूं आपको। केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसकी शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ। इस मामले को लेकर आज अपर्णा यादव भी सामने आई और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, सुनवाता हूं आपको। उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है, इस पे मुझे जवाब चाहिए। 15 दिन के अंदर पहले उसको सस्पेंड, उसको कैंपस में घुसना बंद और आज बर्खास्तगी का निर्णय होकर फाइनल हो गया। अब जो भी कार्रवाई करनी है पुलिस को करनी है, हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर कैंपस में किसका मन होगा जब कहेगा घुस के चला आएगा तो पहली बात तो मरीजों का हित बाधित होगा, इलाज बाधित होगा और डॉक्टर्स और सब लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और तीसरा, अगर ऐसी स्थिति में कोई कंफ्रंटेशन होता है, क्योंकि यहाँ के हमारे शिक्षकों ने और इन सबों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो 20-50 थे तो हम लोग दौड़ा के कुछ भी करते, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।
अब दर्शकों मैं आपको एक और खबर बताता हूं। बिहार में चुनाव हो गया, आरजेडी की हार हो गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव की मुश्किल कम नहीं हो रही है। लालू और उनका परिवार क्या अब जेल जाएगा? दर्शकों आज बताता हूं लालू परिवार की मुश्किल कैसे बढ़ी है। तस्वीर दिखाइए। लालू यादव और उनके परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और आज सभी दिल्ली में पेश हुए कोर्ट में। आपको बताएं लालू और उनके साथ पूरा परिवार, तो दिखाइए जरा तस्वीर। लालू परिवार पर केस चलेगा, ये आज की तस्वीर दिखा रहा हूं। मीसा भारती, तेज प्रताप यादव आपको नजर आ रहे हैं, ये आज पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट में और इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी वहां पर पेश हुए हैं। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, यह मामला काफी गंभीर था, यह बिहार के चुनावों में भी मामला उठा, लेकिन अब लालू परिवार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। कैसे? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। लालू परिवार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब केस में परिवार मुश्किल में है। कोर्ट ने पहली नजर में लालू परिवार को दोषी माना है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आरोप भी तय कर दिए हैं। लैंड फॉर जॉब केस में परिवार के 6 लोगों पर केस चलेगा। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शामिल हैं। मीसा भारती, तेज प्रताप और हेमा यादव पर भी मुकदमा चलेगा। लालू परिवार पर सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट ने लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए हैं। इस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 52 लोगों को बरी कर दिया है। इस केस में कोर्ट की टिप्पणी काफी ज्यादा गंभीर है। कोर्ट ने कहा लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था और उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई। इतना ही नहीं, परिवार के खिलाफ केस चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं, ये कोर्ट ने कहा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, लालू परिवार की मुश्किल जैसी जैसी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि लालू और उनकी फैमिली की दिक्कत बढ़ेगी। आइए आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी से लाई सामने, ये जमीन के बदले नौकरी देने का मामला है और ये पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई। इस दौरान यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी गई। मुंबई, कोलकाता, जयपुर रेलवे जोन में नौकरी दी गई। इनके अलावा हाजीपुर और जबलपुर में भी नौकरी दी गई। जिन्हें नौकरी नहीं मिली या जिन्हें नौकरी मिली, उनकी जमीन लालू प्रसाद यादव के नाम करा ली गई। भ्रष्टाचार की जांच से बचने के लिए लालू ने तीसरे रास्ते से जमीन खरीद ली। मतलब जमीन पहले किसी और के नाम कराई और बाद में लालू प्रसाद यादव ने अपने नाम कराई। सीबीआई ने मामले में मुकम्मल जांच की और पुख्ता सबूत के बाद चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के बाद कोर्ट ने माना कि यह केवल अनियमितता नियुक्ति का मामला नहीं है, यह जमीन के ट्रांसफर, कीमतों में असामान्यता और परिवार से जुड़ा हुआ है। इस केस में लालू के करीबियों के साथ भी लेन देन हुए हैं। केस की अगली सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी और इस मामले को लेकर आज जबरदस्त लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला गया। सुनवाते हैं आप लोग आज चार्ज फ्रेम में सब कुछ बोलना चाहेंगे सर? लड़ाई लड़ेंगे हम। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 अलग अलग केसों में 32.5 साल की सजा हुई है, 32.5 years। बिटुमेन स्कैम, सेलिंग द प्रॉपर्टी, लैंड फॉर जॉब स्कैम। के आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाए। जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। हम लोग तो कोई आश्चर्य नहीं किया, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस कदर इन दिनों काम कर रही है सत्ता प्रतिष्ठान के आलोक में, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका
अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे। दर्शकों, इधर लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ी हुई है, उधर बीएमसी चुनाव को लेकर रोज नई नई तस्वीर सामने आ रही है। आपको आज बताता हूं, आज तो गजब हो गया मुंबई में। आज मुंबई में देख रहे हैं आप, शिंदे के खिलाफ बीजेपी नारे लगा रही है, यानी शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ है। लेकिन आज क्या हुआ, सुनिए जरा। इधर आज असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। खबर तो ये कि ओवैसी को लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, यानी इधर शिंदे के खिलाफ नारेबाजी और उधर ओवैसी का साथ। लेकिन दर्शकों, आज असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पतंग उड़ाई है वो आपको दिखाता हूं। यानी बीएमसी का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वहां पर सियासी पारा गर्माता जा रहा है। भाई है अपन अपनी पार्टी दर्शकों, बीएमसी चुनाव में हर एक पार्टी ऐसी हरकत कर रही है जैसे सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घमंड व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है और ये व्यक्ति की बुद्धि को भी दूषित करता है। सिर्फ इतना नहीं, घमंड के रहते व्यक्ति किसी के साथ भी अच्छे और मधुर संबंध नहीं बना सकता है, ये आप समझिए जरा। और ना ही ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव घातक होता है और यही बात आपको समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं मानेंगे, जब तक आप ईगो में रहेंगे, तब तक सुधार संभव नहीं है। घमंड के त्याग भर के जीवन सुखमय और सरल हो जाता है। इसलिए घमंड को त्यागें और अच्छे से रहें। Realme 16 Pro सीरीज का 200 मेगापिक्सल कैमरा, पोर्ट्रेट मास्टर कैमरा, सिर्फ हाई रेजोल्यूशन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ डिटेलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। हर फोटो में दिखती है डेप्थ, टेक्सचर और नेचुरल फिनिश, जैसे मोमेंट आपके सामने ही हो। स्किन टोन्स नेचुरल रहते हैं, डिटेल्स शार्प होती हैं और हर फ्रेम लगता है लाइफ लाइक। चाहे पोर्ट्रेट्स हो या ग्रुप शॉट्स हो या स्पेशल अचीवमेंट्स, ये कैमरा हर मेमोरी को बना देता है टाइमलेस। Realme 16 Pro सीरीज 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मास्टर, परफेक्ट एट एवरी जोन। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH